नमस्कार, मैं मानवी आप सभी का एनडीडी न्यूज में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए लास्ट कम फर्स्ट आउट तबादला नीति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे मनमाना और कनिष्ठ शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि तबादले के लिए केवल सेवाकाल को आधार बनाना उचित नहीं है। लास्ट कम फर्स्ट आउट की नीति के अंतर्गत स्टूडेंट टीचर का रेशियो बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों के तबादले की नीति थी, जिसमें जो शिक्षक जूनियर टीचर हैं या बाद में नियुक्त हुए हैं उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिए जाने का प्रावधान था। हालांकि कोर्ट ने इस सरकार के आदेश को मनमाना व जूनियर टीचर्स के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे शिक्षा के अधिकार और समानता के अधिकार कानून का विरोधी बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए जूनियर शिक्षक का तबादला होगा, जिससे जूनियर शिक्षकों को हमेशा एडजस्ट करते रहना होगा। साथ ही बार बार इस तरह होने वाले तबादले से छात्रों की शिक्षा पर भी असर पड़ सकता है। बीते 8 नवंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने बहुमत से 1967 के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी स्थापना कानून के जरिए की गई थी। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं, इसका फैसला शीर्ष न्यायालय की एक रेगुलर बेंच करेगी। इस संबंध में जानकारों ने बताया है कि अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से विश्वविद्यालय को यह हक प्राप्त होता है कि वह दाखिले में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए 50% तक आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं। बीते 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निजी संपत्ति अधिग्रहण करने की राज्य की शक्तियों को प्रतिबंधित करने का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार किसी निजी संपत्ति का अधिग्रहण सिर्फ तभी कर सकती है जब उसका उपयोग व्यापक जनता के हित में हो। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत सरकार लोगों की भलाई के लिए संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है और यह समानता जैसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है। 5 नवंबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। यह फैसला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जहां सरकार जरूरतमंदों को घर आवंटित करने के लिए जमीनों का अधिग्रहण कर रही थी। जानकारों ने कहा है कि यह फैसला उदारवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते झुकाव को दर्शाता है, जो संपत्तिवानों के निजी फायदे को बढ़ावा देगा और सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की जिम्मेदारियों को कम करेगा। आशंका जताई जा रही है कि इस फैसले से निजी संपत्ति रखने वाले संसाधन संपन्न वर्ग को बढ़ावा मिलेगा और देश में मौजूद आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है। यह ट्रंप का दूसरा कार्यकाल होगा। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने 50 राज्यों की 538 सीट में से 312 सीटें जीती। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 226 सीटें ही जीत पाईं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 538 सीटें होती हैं। बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा जरूरी है। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को होना है। इसके लिए कमेटी का गठन कर 13 नवंबर को ट्रंप को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया गया, जिसे सत्ता हस्तांतरण की शुरुआत माना जाता है। जो बाइडेन की जीत के समय ट्रंप सरकार ने ऐसा नहीं किया था और उनके समर्थकों द्वारा देश में जबरदस्त हिंसा देखी गई, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा था। ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो व्यावसायिक दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में कानून अभियोग का सामना करते राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। वे इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान 2 बार महाअभियोग की कार्रवाई की जा चुकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान 20 नवंबर को किए जाएंगे। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं इस बार मुख्य रूप से महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच यह चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। महाविकास अघाड़ी
में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, एनसीपी, शरद चंद्र पवार गुट और कांग्रेस शामिल होगी। वहीं महायुति में बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट शामिल है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और महायुति में बीजेपी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनने के लिए कम से कम 145 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने की खबरें आ रही हैं। सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले भाषणों पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट घेरे में हैं। महाविकास आघाड़ी ने इस संबंध में इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की। सूत्रों के अनुसार विभिन्न दलों पर की गई छापेमारी में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स, सोना और कैश बरामद किया जा चुका है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में धन और बहुबल के इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में 13 नवंबर को 43 सीटों पर विधानसभा के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में अधिसंख्य आरक्षित सीटों पर मतदान होना था, जिसमें 26 सीटें अनुसूचित जाति की और जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं और 17 सामान्य हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच है। प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के निवासियों को बांग्लादेशी घुसपैठी कहकर निशाना बनाया गया है, जिस पर विभिन्न विपक्षी खेमा आक्रामक नजर आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि आदिवासी जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे का डर और अल्पसंख्यक समुदाय को मूल निवासियों के हिस्से की सुविधाएं दिए जाने का डर दिखा कर बंटवारे की राजनीति की असफल कोशिश की जा रही है। चुनावी मैदान में उतरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने दलित व अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण और जल जंगल जमीन के वादे का आश्वासन दिया है। नवंबर माह में झारखंड महाराष्ट्र के साथ साथ 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग होनी है। बीते 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल किया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाकर अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया है। बीते हफ्ते में कई ट्रेन हादसों और विभिन्न दुर्घटनाओं के बाद केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। जहां गुजरात में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन पुल गिरने से 3 मजदूरों की मौत हुई, वहीं बिहार के बेगूसराय में ट्रेन के 2 कोच के बीच फंसकर एक कर्मचारी की मौत हो गई। इसी बीच बंगाल में शालीमार सिकंदराबाद ट्रेन के 3 डब्बे पटरी पर उतर आए, लेकिन हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। इन सभी हादसों के पीछे सरकारी लापरवाही को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बीते दिनों हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा पर जारी की गई हालिया जांच रिपोर्ट ने रेलवे कर्मचारियों को हादसे का कारण बताया और कहा कि हादसा टालना संभव था। बता दें कि 2024 में 18 से ज्यादा ट्रेन हादसे हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इन हादसों के पीछे रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी और सरकार के लापरवाह रवैये को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रेलवे में करीब 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ और जानलेवा गलतियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद 11 नवंबर को संजीव खन्ना ने 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ली शपथ। यूपी सरकार के गैरकानूनी तरीके से मकान ढाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 25 लाख रुपए पीड़ित को देने का दिया निर्देश। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह ब्लास्ट से 26 लोगों की मौत, धमाके में 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर दीपक मलघन के खिलाफ प्रशासन द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई किए जाने के खिलाफ 887 शिक्षाविदों ने की निंदा। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत 180 में से 176वें स्थान पर 2001 से 19 के बीच 23,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर काटे गए वृक्ष।
इसराइल ने 2 विधेयक पास कर फिलिस्तीन में शरणार्थियों को सहायता पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA के संचालन पर प्रतिबंध लगाया। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स रेस एंड पॉलिसी की रिपोर्ट में खुलासा, उप सहारा अफ्रीका की तुलना में भारत में बच्चों में बौनेपन की दर अधिक होने का मुख्य कारण जातिगत असमानताएं हैं। केन्या की कोर्ट ने अदानी समूह की पावर लाइन डील को किया निलंबित। याचिकाकर्ता ने डील को अपारदर्शी कहा। मणिपुर में भड़की हिंसा, हमलावरों ने पुलिस स्टेशन और आर्मी कैंप के करीब हमार और कुकी समुदाय की महिलाओं को बनाया निशाना। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का व्यापक जनाक्रोश, एक दिन में एग्जाम कराने की उठाई मांग। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपद स्तर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक एनडीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।